नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अब आइए 29 पर, सेक्शन 29 सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। देखिए ये है विदेशी सम्मनों की तामील, विदेशी सम्मनों की तामील, सर्विस ऑफ फॉरेन सम्मन्स। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, समझिए इस बात को। पहले बात तो क्वेश्चन समझ लीजिए इसी तरीके से। दिस इज द क्वेश्चन, फॉलोइंग सेक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, सेक्शन अंदर क्वेश्चन आया, डील विद द प्रोसीजर ऑफ सर्विस ऑफ फॉरेन सम्मन्स। फॉरेन सम्मन्स की तामील कैसे होगी, सेक्शन 29 पर है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं, मार्जिनल नोट भी आपने ढंग से याद कर लिया, जो कि आपको बहुत ढंग से रटना शुरू हो चुके हैं, तो आपका काम बच जाएगा। दिस इज सेक्शन 29। क्या कहता है, देखिए, सम्मन्स एंड अदर प्रोसेस इशूड बाय, कौन कौन सी कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ए, बी एंड सी। देखिए देयर आर 3 काइंड्स ऑफ, आपके ब्रैकेट में मिलेंगे आपको ए, बी एंड सी। एनी सिविल और रिवेन्यू कोर्ट, एनी सिविल और रिवेन्यू कोर्ट established in any part of India to which provisions of this code do not extend। तो ये पहली कोर्ट है जिसको हम कह रहे हैं कि फॉरेन कोर्ट मान लीजिए इसको। कौन सी कोर्ट की बात कर रहे हैं, दैट कोर्ट मे बी ए सिविल कोर्ट, दैट मे बी ए रिवेन्यू कोर्ट, प्लीज अंडरलाइन इट, एंड दिस कोर्ट इज established in any part of India, that is नागालैंड मान के चलिए। एंड नाउ भगवान का नाम लेकर के आप लोग पढ़िए सेक्शन नंबर 1। प्लीज कम टू योर बेयर एक्ट, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 1 क्लॉज 3। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को तो हटा दीजिए आप, द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। सो नागालैंड, Nagaland and tribal areas. These are the areas, Nagaland and tribal areas. They are the part of India, है ना? But CPC do not extend to them. So any court in Nagaland or tribal areas, any civil court or revenue court which is situated in Nagaland and tribal area। बात समझ में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो अब पहचाने से लगनी लग रही है आप लोगों को। तो दिस इज द ए पार्ट। कौन सा सेक्शन है साहब जनाब, सेक्शन 29।
इसके कितने पार्ट हैं? 29A, 29। इनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। 29A, 29B, 29C। तो ए को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। एनी सिविल कोड, सिविल और रिवेन्यू कोड एस्टैब्लिश्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि आपने नजर इनायत की सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 3 पर कि नागालैंड में अगर कोई कोर्ट हो या कोई ट्राइबल एरियाज में हो तो दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया, बट सीपीसी डू नॉट एक्सटेंड, डज नॉट एक्सटेंड इन दैट एरिया। एक कोर्ट ये हो गई। दूसरी कोर्ट कौन सी हुई? एनी सिविल और रिवेन्यू कोड established or continued by the authority of the central government outside India. Any civil or revenue code established or continued by the authority of central government outside India. ये कौन सी कैटेगरी होगी? बी हो गई। सही है। सो अगेन प्लीज सेक्शन 1 क्लॉज 3 को दोबारा पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। कुछ को गुस्सा आएगा लेकिन पी जाओ। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। सीपीसी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, WOI, एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। और तो कुछ है नहीं। सो इट डज नॉट एक्सटेंड आउटसाइड द इंडिया एज वेल। तो दीज आर द कोड। इट मीन्स अगेन दीज आर द सिविल और रेवेन्यू कोड्स वेयर सीपीसी डज नॉट अप्लाई। समझ रहे हैं आप बात? थर्ड पॉइंट क्या है? सी। ये रहा सी आपके सामने। सी, एनी सिविल और रेवेन्यू कोड, ओके, कौन सी? आउटसाइड इंडिया है। टू विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर्ड द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन 29। ये वो कोड्स हैं जो कहां पर सिचुएटेड हैं? भारत से बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, और जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। और उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि सेक्शन 29 इन पर एप्लीकेबल होगा। तो ये 3 कोड हो गई जनाबे आली। इन तीनों कोड को आप एक साथ इस तरीके से समझिए। एनी सिविल और रिवेन्यू कोड, कोई सी भी सिविल कोड हो या रिवेन्यू कोड हो, कौन सी? एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टू विच सीपीसी डू नॉट एक्सटेंड, एक यानी कि एक कैटेगरी वाली थी। established or continued by the government outside India, and third again outside India to which provisions of this section apply, यानी कि सेक्शन 29 अप्लाई होता है। तो ये 3 कोड हो गई आपके सामने। ठीक है, इन 3 कोड को समझ लीजिए। 1 है एस्टैब्लिश इन इंडिया। यहां पर मेन बात क्या है? इन तीनों में कौन फैक्टर क्या है? इन तीनों पर ही सीपीसी लागू नहीं होती। सीपीसी डू नॉट एक्सटेंड नंबर 1 में, और दोनों कोर्ट्स कौन सी हैं? विच सिचुएट आउटसाइड इंडिया। समझे आप? तो ये कोर्ट अगर कोई सम्मन्स इशू करती हैं, इफ द सम्मन्स आर इशूड बाय एनी ऑफ दीज कोर्ट्स, ये इशू है। ये कौन सा इशू डील करता है? आईपीसी कौन सा सेक्शन है बताओ? सेक्शन आईपीसी का कौन सा है? आईपीसी या सीपीसी? सीपीसी सेक्शन 29। तो डोंट फॉरगेट दीज 3 कोर्ट्स। established in India to which CPC do not extend outside India or outside India but notified that 29 shall be applicable. That summons are issued by any of these courts. Then how those summons shall be served? वो summons की सर्विस कैसे होगी उसको समझ लीजिए। These summons may be sent to the courts in the territories to which this code extends. ऐसी कोर्ट्स को भेज दिया जाएगा, यानी कि इंडियन कोर्ट्स जिन पर सीपीसी एप्लीकेबल होती है, समझे, उनको भेजा जाएगा ये। एंड सर्व्ड एज इफ दे वर सम्मन्स इशूड बाय सच कोर्ट्स। सो बेसिकली ये जो तीनों कोड्स हैं, नंबर A, B, C, या पहचानते हैं, इनके सम्मन्स आते हैं अगर, तो दैट शैल बी सेंट टू ए कोर्ट। कौन सी कोर्ट? वेयर सीपीसी एक्सटेंड्स।
एक्सटेंड्स, ऐसी कोर्ट को भेजा जाएगा। और फिर कोर्ट क्या करेगी, एज इफ इट वर इशूड बाय इट। तो बहुत सिंपल सी बात है, आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। ये है सेक्शन 29 का मैंडेट, बोलो हाँ या ना। नाउ कम टू सेक्शन 30, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। एंड अब इसके लिए आपने जरा एक ऑर्डर बजाइए जिसकी ऑर्डर संख्या है 11। इसको मद्देनजर रखते हुए आपको 30 को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ते हैं, देखिए 30 क्या कहता है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस, सब्जेक्ट प्लिम्स में आएगा, इसलिए प्लिम्स के पॉइंट से ही पढ़ना है हम लोगों ने। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट में एट एनी टाइम either on its own motion or on the application of any party। तो this can be the first question। the order, जो order है, order under section 30, order under section 30 may be issued either on its own motion। ये पढ़ना सीख जाइए आप, जहां भी ऐसी बातें मिले, either on its own motion or on the application of any party। क्या कर सकती है, ये ध्यान रखना, at any time, कोर्ट में एट एनी टाइम ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी मेक सच ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर पास कर सकती है एज मे बी रीजनेबल, एज मे बी रीजनेबल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटरोगेटरीज। इंटरोगेटरीज इसको समझिए, डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटरोगेटरीज। अब ये इंटरोगेटरीज है क्या मामला, इंटरोगेटरीज को बोलते हैं परिप्रश्नों, परिप्रश्न, इंटरोगेटरीज परिप्रश्न। ऑर्डर 11 में ये व्यवस्था की गई है, जब आपकी प्लीडिंग्स पूरी हो जाती हैं तो एक ये है कि ईदर ऑफ द पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कैन पुट द क्वेश्चंस टू द अदर पार्टी फॉर सर्टेन क्लैरिफिकेशंस। क्वेश्चनों की एक 1 2 3 4 5 7 जितने भी क्वेश्चंस हैं, those questions are produced before the court and through court those questions are given to the other party and other party is supposed to answer them। plaintiff भी कर सकता है, defendant भी कर सकता है। तो उन प्रश्नों को बोलते हैं इंटरोगेटरीज। तो उन इंटरोगेटरीज को डिलीवरी करने का, उनको आंसर करने के बारे में जिस प्रकार का भी ऑर्डर करना हो, कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकती है। बस ये। तो यहां से क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा आपसे 30 में कि विच काइंड ऑफ ऑर्डर्स आर मेंशन्ड इन सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 में किस प्रकार के ऑर्डर्स की बात की गई है, तो ध्यान रखना, मेक सच ऑर्डर्स एज आर, इतना याद कर लीजिए बस, रिलेटेड टू दी, इतना खोट लीजिए बस आप लोग, बस लैंग्वेज को पकड़ने की जरूरत नहीं है आपको, केवल उन मुख्य पॉइंट्स की याद करना बस। इन क्वेश्चन को मेंस के लिए रटने की कोशिश मत करना। आई एम नॉट टेलिंग यू फॉर द मेंस, दिस इज ओनली फॉर प्रीलिम्स। तो डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटरोगेटरीज, तो एक ये हो गया, मेक ऑर्डर्स फॉर इंटरोगेटरीज हो गया। दूसरा, द एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स, इसके संबंध में कोई ऑर्डर पास करना हो। द डिस्कवरी इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल्स। क्या क्या कह रहा है ये, डिस्कवरी मतलब पेश किया जाना, प्रकटीकरण करना, है ना, निरीक्षण करना, पेश किया जाना। इंपाउंड मतलब उसको परिबद्ध करना, इंपाउंड करना कोर्ट के द्वारा, या रिटर्न करना, या कोई अन्य मटेरियल हो। देखिए इसको समझाया तो मैं, ये क्या है, admission of documents and facts। See, in the civil cases there is an admission and denial process कि if you are admitting a fact you need not to prove it। वहां से फिर अगर आप किसी फैक्ट को एडमिट कर लेते हैं तो उसको फिर प्रूव करने का जो कोर्ट के जो टाइम है वो बचता है, अननेसेसरी है, कोर्ट्स जो लिटिगेंट्स है उनका हरेसमेंट भी नहीं होता है उसमें। सपोज कीजिए पति पत्नी का झगड़ा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, और डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग व्हाट,
डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग व्हाट द मेंटेनेंस, सपोज की मेंटेनेंस की बात चल रही है, इन दैट केस तो अगर पहली बात है कि हाँ ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो अगर मान लीजिए वो यही डिनायल कर देंगे मैं तो हस्बैंड ही नहीं हूं उसका, मैं तो वाइफ ही नहीं हूं उसकी, तो फिर कोई फैक्ट इन इश्यू हो जाएगा, ये तो इस पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बात एडमिट होगी, यस इट इज एडमिटेड, आई एम हिज हस्बैंड, आई एम हस्बैंड, तो यहां तक बात एडमिट होगी, इस फैक्ट पर लड़ने की जरूरत नहीं है अब। तो देयर में भी सो मेनी सिचुएशंस वेयर देयर में भी एडमिशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यस ये डॉक्यूमेंट विल है मैंने बनाई थी, ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पापा जी की डॉक्यूमेंट विल है ये, या फैक्ट्स का भी एडमिशन हो सकता है। तो इस संबंध में जो जरूरी हो ऑर्डर्स, ये सारा मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स में है कि कौन कौन कोर्ट इज एट लिबर्टी एज पर द नीड, की कोर्ट को एम्पावर कर दिया गया है कि आप अपने लिए ऑर्डर्स यहां पर मेक सच ऑर्डर्स एज आर नेसेसरी फॉर दिस पर्पस। तो वेदर इट इज फॉर द पर्पज ऑफ delivering and answering of the interrogatories, or whether it is for the admission of documents and facts, or the discovery, inspection, production, impounding of what documents, document को प्रोड्यूस करवाना हो, डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा जाए कि भाई आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है ना, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करने के लिए ऑर्डर किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड करना चाहती है कोर्ट के अपने कब्जे में रखना चाहती है उसके लिए ऑर्डर कर सकती है, या इस सब को इंस्पेक्ट करके उसको वापस कर सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं या कोई अदर मटेरियल भी हो सकता है, अदर देन द डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है जिसको एविडेंस के रूप में पेश किया जा सकता है। तो ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना, इंस्पेक्शन करवाना, इंपाउंडिंग करने के लिए जैसा ऑर्डर समझे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। कौन सा ऑर्डर है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 30। नेक्स्ट पर आ जाइए, इशू समन्स टू द पर्संस whose attendance is required, issue summons to the persons, ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मन निकाल सकेगा, whose attendance is required, जिनकी हाजिरी आवश्यक है, किसके लिए, either to give evidence or to produce the documents, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी, अब फॉर एग्जाम्पल sometimes it is necessary to ascertain the age of the defendant or plaintiff. Suppose this is minor, the question is regarding whether the plaintiff or defendant is minor or not. अभी कैसे डिसाइड होगा, मान लीजिए कोई रिकॉर्ड है, उसका म्यूनिसिपैलिटी का रिकॉर्ड है, तो वहां से वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आएगा वो कि ठीक है आप रिकॉर्ड लेकर के आइए। तो देयर में बी सम पर्सन टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स, देयर में बी सम पर्सन फॉर गिविंग द एविडेंस। तो उन व्यक्ति को भी सम्मन्स इशू हो सकते हैं, सही है। डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या कोई अन्य ऑब्जेक्ट भी हो सकता है उसे प्रोड्यूस करना हो, तो इन दैट केस ये सेकंड पावर है टू इशू सम्मन्स टू द पर्संस हुज अटेंडेंस इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एविडेंस और टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। एंड नेक्स्ट है जी सी, ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, किसी भी फैक्ट को एफिडेविट से प्रूव करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। कौन सा है सेक्शन ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 30 क्लॉज सी। क्या है ये, मान लीजिए इसमें ये हो सकता है कि सपोज सम डॉक्यूमेंट इज इन योर रिया, मैडम रिया के कब्जे में डॉक्यूमेंट, इट वाज सपोज टू बी इन द पोजेशन ऑफ रिया। नाउ रिया इज सेइंग दैट आई हैव लॉस्ट दिस डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट मुझसे खो गया है। अब नाउ खो जाएगा, फिर उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है ना। तो नाउ द रिया कैन बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू प्रोड्यूस एन एफिडेविट ऑन ओथ। इनको फिर एफिडेविट देना पड़ेगा कि यस दैट डॉक्यूमेंट वाज इन माय पोजेशन बट नाउ इट हैज बीन लॉस्ट बाय मी, दिस इज नाउ। अगर ये एफिडेविट देती है तो बंध जाती है फिर ये। इफ दैट इज फाउंड टू बी फॉल्स, दैट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मे बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हर। सो if the court thinks and on any point of view, on any point of time, किसी भी समय पर कोर्ट को लगता है कि this fact should be proved by affidavit, then the court can issue such order, court can make such orders that you please produce the affidavit in favor of this proof. So these are the A, B and C. What the court can do during proceedings, section 30 डील करता है। A, B, C को तीनों को रट लीजिए। यहां से रटने का मतलब मुख्य मुख्य पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे।
अब बोलिए सेक्शन 30 समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। 31 समन्स टू विटनेसेस, पी फॉर प्रीलिम्स हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। क्या कहता है? The provisions in section 27, 28 and 29 shall apply to summons to give evidence or to produce documents or other material objects. The provisions in section 27, 28, 29 shall apply to summons to give evidence or to produce document or other। देखिए कि जितने भी ये कह रहे हैं कि जितने भी किसी व्यक्ति, ये 27 में हमने पढ़ा, 27, 28, 29 में हमने क्या पढ़ा है ना, 28 में जैसे था, 28 में क्या था, अदर स्टेट की बात की हम लोगों ने। 29 में हमने क्या बात की कि भाई फॉरेन कोर्ट के सम्मन्स होंगे। तो वो जितने भी नियम हैं जो सम्मन्स विटनेसेस को दिए जा रहे हैं मेनली, कि आप उन पर भी अप्लाई होंगे। कैसे? जैसे 28 की हेडिंग पढ़िए, देखिए what is heading of 28? 28 की हेडिंग क्या है? 28 says what? 28 where defendant resides in another state। 28 ये रहा 28। सर्विस ऑफ सम्मन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, पर यहां विटनेस की बात नहीं की गई। तो इसकी बात करता है यहां से सेक्शन 31। सेक्शन 31 सेज कि सेम रूल विल अप्लाई इन केस ऑफ विटनेसेस एज वेल, कि जो रूल 28, 27, 28, 29 में दिए गए हैं वही सेम रूल्स डिफेंडेंट पे एप्लीकेबल थे, वही रूल्स अब उस पर भी एप्लीकेबल होंगे। कि प्रोविजंस इन सेक्शन 27, 29 shall apply to summons to give evidence or to produce documents or other material objects। तो 31 समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। अब आ जाइए अति 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 महत्वपूर्ण 32 पेनल्टी की बात करता है। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, व्यतिक्रम के लिए शास्ति, इसे कहते हैं व्यतिक्रम के लिए शास्ति। क्या है ये? द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। कोर्ट किसी व्यक्ति की, न्यायालय किसी व्यक्ति को विवश कर सकता है, हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा। किसको? टू हुम ए सम्मन्स हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 30 एंड फॉर दैट पर्पज। देखिए ये है कि सम्मन्स इशू तो हो गए है ना, लेकिन सम्मन्स के बावजूद भी वो व्यक्ति कोई नहीं आ रहा है, तो उसकी अटेंडेंस को किस तरह से कंपेल किया जा सकता है। सेक्शन 32 इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई 27 से लेकर 32 तक अगर किसी सेक्शन को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उल्टियां आ रही है, मन नहीं कर रहा, दिमाग सो रहा है, तो हिम्मत करके फिर भी 32 जरूर पढ़ लेना। 32 को मत छोड़ना, बस पढ़ना सभी, मैं तो मजाक में कह रहा हूं, लेकिन 32 इन सब में 32 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पढ़ लीजिए भी। सो द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस, कोर्ट किसी व्यक्ति की अटेंडेंस को कंपेल कर सकता है। किसकी? कंपेल द अटेंडेंस किसकी? ऑफ एनी पर्सन टू हुम सम्मन्स हैज बीन इशूड, जिसके विरुद्ध सम्मन्स इशू कर दिए गए हैं अंडर सेक्शन 30। एंड फॉर दैट पर्पज में इशू ए वारंट ऑफ हिज अरेस्ट, उसका अरेस्ट वारंट निकाल सकता है। नंबर 1 ए है यहां पर। नंबर 2 अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी और इम्पोज ए फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज। एंड दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन कि what orders can be passed by the court for compelling the attendance। And next is what? And order him to furnish security for his appearance and in default commit him to civil prison। तो ABCD समझे क्या क्या आ गए? ये वारंट फॉर हिज अरेस्ट, अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, इम्पोज फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज, furnish security, otherwise commit civil prison। तो these are the 4 orders which can be passed by the court to compel the attendance of any person।
सो थैंक यू वेरी मच। ये हो गए अप टू सेक्शन 32। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।